अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स हमारे पास वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है या सेल के अंदर पाई जाने वाली वो ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। यानी सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन बनती है सेल के लिए, वो कौन बनाता है? यही राइबोसोम बनाता है। और ये बहुत छोटी ऑर्गेनेली होती है, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं? द टाइनी सेल ऑर्गेनेली, यानी कि वो छोटे से छोटी ऑर्गेनेली विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। अब राइबोसोम जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो ऑर्गेनेली दोनों में, यानी प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में हमें मिलेंगी जो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल नहीं होती, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। तो लिहाजा ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाएगी, यूकैरियोट्स में भी पाई जाएगी। इसके बाद हम डिस्कवरी की बात करते हैं कि राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था। तो राइबोसोम को पलाडे नामी एक साइंसदान था, उसने इसको डिस्कवर किया था। कब? 1955 के अंदर। 1955 में पलाडे नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया था। इसके साइज की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है। 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है अबाउट। अच्छा, ये हमारे पास ये वाले जो पार्टिकल है, इसकी जो नेचर है ये पार्टिकल नेचर है, मतलब छोटा सा पार्टिकल नुमा है। इस वजह से इसको पलाडे पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इसको पलाडे ने डिस्कवर किया था। देयरफॉर इट इज आल्सो नेम्ड एज पलाडे पलाडे पार्टिकल। इसको पलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंपोजिशन की बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक राइबोसोमल आरएनए, दूसरा प्रोटीन। यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स के जो राइबोसोम्स हैं वो 50% राइबोसोमल आरएनए और 50% प्रोटीन से बने होते हैं, यानी इक्वल अमाउंट में ये मौजूद होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, और ये मिलकर राइबोसोम बना देंगे। अच्छा, चूंकि ये राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और ये पार्टिकल नेचर भी रखते हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल या राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल भी इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं कि राइबोसोम्स हमें कहां पे मिलेंगे। तो पोजीशन के हवाले से हम बात करते हैं, तो पोजीशन के हवाले से राइबोसोम जो है ये दो जगहों पे मिलेंगे। एक फ्री राइबोसोम्स, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म फ्रीली। साइटोप्लाज्म में ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक जितना भी मटेरियल है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बाज राइबोसोम तो जो है वो यहाँ पे पड़े होंगे साइटोप्लाज्म में, और बाज राइबोसोम जो होते हैं वो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़े होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़े होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ कहलाता है। तो हमारे पास दो किस्म के हो गए, एक वो जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हैं और दूसरे वो जो अटैच्ड है किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और रफ अपीयर कर रहे हैं। तो हमारे पास फ्री राइबोसोम जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब बुक के अंदर इसकी एक एग्जांपल दी गई है, मतलब जो प्रोटीन ये बनाते हैं उसकी एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जो कि फ्री राइबोसोम यानी साइटोप्लाज्म में पड़े हुए राइबोसोम बनाते हैं। और अटैच्ड राइबोसोम से बनाई गई प्रोटीन की एक एग्जांपल बता दूं, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास वो प्रोटीन है जिसको कौन से राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम्स सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनेलिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं?
ऑर्गेनेलिज में, जैसा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसा कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो गया, अब वो राइबोसोम भी तो बाउंडेड है, लिहाजा ऐसे राइबोसोम्स को फिर हम क्या नाम देंगे? सो लिहाजा वो वाले जो राइबोसोम्स होंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे उनको हम माइटो राइबोसोम बोलेंगे। माइटो राइबोसोम ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोराइबोसोम ये मिलते जुलते हैं। इसी तरह वो राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं या प्लास्टिड में होती हैं उनको हम कहते हैं प्लास्टिडो राइबोसोम। ठीक है, तो ये हमारे पास राइबोसोम्स हो गए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम क्या होता है। स्ट्रक्चरली राइबोसोम जो है ये कैसा है? तो स्ट्रक्चरली ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है। इसके दो हिस्से हैं, एक जो हमने रेड से शो किया है और दूसरा जो हमने ग्रीन से शो किया हुआ है। जो हमने रेड से शो किया हुआ है ये लार्ज सब यूनिट है, यानी इसके दो हिस्से होते हैं, हर हिस्से को हम सब यूनिट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो सब यूनिट है ये लार्ज सब यूनिट है और नीचे वाला जो है ये स्मॉल सब यूनिट है। अच्छा, तो इसलिए हमने यहां पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर जो है ये दो सब यूनिट पर मुश्तमिल है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। अब यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट्स में भी तो राइबोसोम है और प्रोकैरियोट्स में, क्या इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है? तो पता चला कि यूकैरियोट्स के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट है, जो हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है वो क्या है? 40s का है, और लार्ज सब यूनिट जो है ये क्या है हमारे पास? 60s का है। लार्ज सब यूनिट जो है वो क्या है? 60s का है, और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40s का है। और ये क्या हम क्या कहेंगे ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास? 80s। हालांकि 40 और 60 को मिलाने से क्या बनता है? 100 बनता है। तो ये भी आपको कुछ देर में बताने वाला हूं कि ऐसा क्या, ये क्या चक्कर है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स जो हैं इनके अंदर जो स्मॉल सब यूनिट है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 30s है, और लार्ज सब यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है? 50s है। तो ये हमारे पास कितना बनता है? वैसे तो 80 बनता है, लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास राइबोसोम वहां पर पड़े होंगे वो 50s। व्हाट इज मीन बाय एस? एस एक साइंसदान था, यानी इस साइंसदान का नाम है स्वीडबर्ग। तो उसके पहला लेटर लिया गया जिसने ये टर्म इस्तेमाल की थी। ओरिजिनली ये क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। इसके ऊपर बात करते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास 40s और 60s क्या बनाता है। ये चाहिए तो ये कि 100 बनाए। ओरिजिनली बात ये है कि जब भी सेल से राइबोसोम्स वगैरह या और ऑर्गेनेलिज निकाली जाती है तो एक मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, उसमें सेल्स को घुमाया जाता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, और उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो भारी जो चीजें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो लिहाजा यहां पर जो है इस अगर एक छोटे यूनिट को हमने अलहदा करना हो तो यहां पे जो फोर्स लगती है वो कम लगती है 40s, यहां पर जो लगती है वो 60s। इसका सेडिमेंट को कोफिशिएंट है। लेकिन जब इनको मिलाते हैं तो 80s लगता है। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में जुड़ा हुआ होता है तो देखिए जिस तरह ये पेन है और इसकी ये खोपड़ी है, ये अगर अलहदा है तो इसकी सरफेसेस ज्यादा है, ये भी इसकी सरफेस है, ये भी इसकी सरफेस है, ये भी और ये भी। इसी तरह इसको देखी जाए तो इसकी ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस, लेकिन जब ये अटैच हो जाएंगे तो दो सरफेसेस की कम हो जाती हैं। तो इसी तरह जब इसको इकट्ठा जब ये बाइंडेड होते हैं तो इसके ऊपर फिर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कम फोर्स लगाती है, इसके ऊपर जो इसकी जो सिंथेटिक ग्रेविटी बनती है जी वो कम बनती है। तो इस वजह से फिर हम इसको 80 लेते हैं। इसी तरह सेम केस यहाँ पर भी है। प्रोकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट जो है वो 30s का है और लार्ज सब यूनिट जो है वो 50s का है, और ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह 80 बनना चाहिए। लेकिन क्या है, क्योंकि हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम इसकी बायोलॉजिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो लिहाजा ये यहाँ पे मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि राइबोसोम जो है स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट ये एक दूसरे से कैसे अटैच होंगे, कौन सी चीज इनको अटैच करवाने में हेल्प करेगी? तो वो है मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस जो है इन दोनों को यहां पे अगर मैं लिख दूं Mg डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, तो ये आयंस हमारे पास ऐसा है जो इन दोनों को अटैच करवाने में हेल्प करवाएगा। इसके अलावा बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए आता है, नॉर्मली तो मैसेंजर आरएनए एक जब आएगा तो एक राइबोसोम उसकी ट्रांसलेशन करेगा, उससे प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए से ही प्रोटीन बनती है।
डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। लेकिन कभी कभी मैसेंजर आरएनए के लार्ज साइज की वजह से यहां पर जो है एक नहीं कई सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके साथ प्रोटीन बनाते हैं। जैसे ये एक राइबोसोम है, उसका ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। ये देखें, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल। इसी तरह एक राइबोसोम नहीं, ज्यादा राइबोसोम जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीसोम बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? पॉलीसोम कहेंगे, या इसको हम फिर क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक टर्म है जो अक्सर यूज होती है और अक्सर एग्जाम में आती भी रहती है, एमसीक्यूज में। इसके अलावा फंक्शन क्या है? फंक्शन के एतबार से हमने पहले बात कर दी है कि ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। सो लिहाजा इसको हम फिर क्या कहते हैं? दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली इज आल्सो नोन एज इंजन ऑफ द सेल। इंजन ऑफ द सेल। सेल का ऐसे समझे कि ये इंजन है, क्योंकि प्रोटीन के बगैर जो है सेल काम नहीं कर सकता। मेजर जो है वो हमारे पास बायोमास बनाता है ये राइबोसोम प्रोटोप्लाज्म का। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये इंजन ऑफ द सेल। जिस तरह गाड़ी इंजन के बगैर नहीं चल सकती, इस तरह सेल इसके बगैर नहीं चल सकता। और इसी तरह जो प्रोटीन है उसको हार्सेज ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि उसके बगैर क्या नहीं चलता? सेल नहीं चल सकता। तो ये हमारे पास राइबोसोम हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और इंशाल्लाह दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।